वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज मैं आपके सामने आ गया हूँ अकाउंट्स का एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अकाउंट्स के एमसीक्यू सेशंस के ऊपर है। ये वीडियो काफ़ी सारे एग्ज़ाम को कवर करेगी, जैसे यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम जिसमें अकाउंट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर है, उसमें 10 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस अकाउंट्स के आते हैं। यूपीपीसीएल जो यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अकाउंट्स क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर बीपीएससी का इंटरनल ऑडिटर एग्ज़ाम, यूकेएसएससी अकाउंटेंट या ऑडिटर क्लर्क, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सभी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहन परचेज गुड्स फॉर ₹15 lakh and sold 4/5 of the good amounting to 18 lakh and met expenses amounting to 2,50,000 during the year 2020. He counted net profit 3,50,000. Which of the accounting concept was followed by him? 15 लाख के गुड्स परचेज किए गए हैं जिनका 4/5 ऑफ गुड्स वाज सोल्ड है, 18 लाख के वो बेच दिए गए हैं। यानी कि 15 लाख के जो गुड थे उसमें से 4/5 बेचे हैं, जो कि होता है 12 लाख। 12 लाख के गुड इन्होंने 18 लाख में बेच दिए हैं, यानी कि 6 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है। उसमें से 2,50,000 का इन्होंने एक्सपेंस किया है, 3,50,000 का आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाज फॉलोड बाय हिम? इस क्वेश्चन में जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। एक पीरियड में जो रेवेन्यू हमने अर्न किया उससे रिलेटेड हम सारे एक्सपेंस भी उसी पीरियड में लेंगे या उसमें इंक्लूड करेंगे। देखिए, इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक्सपेंस मस्ट रिलेट टू द पीरियड इन विच दे आर इंक्लूडेड रेदर देन ऑन द पीरियड इन विच दे आर पेड। जिस पीरियड का एक्सपेंस होगा हम उस एक्सपेंस को उस रेवेन्यू से मैच करेंगे, ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है। और हम सिर्फ वही एक्सपेंस लेंगे जो इस पीरियड का होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 4/5 ऑफ द गुड इज टेकन, तो हम उसका जो 4/5 का ही एक्सपेंस यहाँ पे लेंगे। इस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 2 लाख जो 50,000 एक्सपेंस हुआ है वो 12 लाख की सेल पे हुआ है, इन्होंने ये लिया है, इस वजह से यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट फॉलो किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, द रूल ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। देखिए, स्टॉक वैल्यूएशन हम वैल्यू करते हैं जो कॉस्ट प्राइस और उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है उसमें से जो भी लोअर होता है वो हम लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है कंजर्वेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारा प्रॉफिट है ये हम तब तक नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक ये रियलाइज ना हो जाए। जब तक हम प्रॉफिट रियलाइज नहीं करते, जब तक वो हमें मिल नहीं जाता, तब तक हम प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही लॉस होगा, अगर उसकी हमें जरा सी भी पॉसिबिलिटी लगती है लॉस की, तो हम उसको तुरंत रियलाइज करेंगे। वन शुड चूज अकाउंटिंग मेथड डेट आर लीस्ट लाइकली टू ओवरस्टेट एसेट्स एंड इनकम। मतलब ये वो मेथड चूज करने के लिए कहता है जो आपको, जिससे आपका जो एसेट्स और इनकम है वो ओवरस्टेटेड ना हो, यानी कि ज़्यादा ना दिखे, जितनी है उतनी ही आपको नज़र आए। तो यहाँ पे जो कॉस्ट एंड वैल्यूएशन में से विच एवर इज़ लोअर इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो स्टॉक की वैल्यू है वो हम कॉस्ट और रियलाइजेशन की मिनिमम लेके चलेंगे, ताकि हम इसकी करेक्ट वैल्यू निकाल सकें और हमारा प्रॉफिट भी करेक्ट निकले। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कंजर्वेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, intangible assets under development is shown under the heading। तो यहाँ पे पूछा गया कि इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हम कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में। देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जिसमें बैलेंस शीट बनती है, जिसमें P&L अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं जिसको, और नोट्स टू अकाउंट्स भी बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनती है। ये जो बनती है ये एज पर शेड्यूल 3, ये जो बनती है ये एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनती है। इसके अकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स कहाँ पे आएगा? देखिए, मैं आपके सामने शेड्यूल 3 लेके आता हूँ।
ये शेड्यूल 3 का एसिड्स वाला पार्ट है। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड्स, तो इसमें आप इंटेंजिबल एसिड्स देखिए ये आपको मिल जाएगा। इंटेंजिबल एसिड जो आता है वो आता है फिक्स एसिड्स के अंदर। मेन हेडिंग नॉन करंट एसिड्स और सब हेडिंग ये आता है फिक्स एसिड्स के अंदर। इंटेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इंटेंजिबल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये हमारे सब इंटेंजिबल्स एसिड्स होते हैं। ये हैं तो हमारे एसिड्स, इनसे हमें फ़ायदा होता है, लेकिन इनको हम छू नहीं सकते, ये एक सिर्फ पेपर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसिड्स आपने देखा, ये था फिक्स एसिड्स के उसमें। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, फिक्स एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजंस आर अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस फॉर। देखिए सबसे पहले जानते हैं प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन इन अकाउंटिंग आर अमाउंट सेट असाइड टू कवर अ प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंस। होता है कई बार कंपनी को लगता है कि हम फ्यूचर में कोई एक्सपेंस है जो हम इंकर्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कंप्यूटर है, उसकी लाइफ 3 साल ही बची है, तो हम एक ये हमारे पास एक एस्टिमेट हो गया कि 3 साल बाद हमें नया कंप्यूटर लेना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमें न्यू कंप्यूटर लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक प्रोविज़न यानी कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट हर पर ईयर कुछ अमाउंट जमा कर सकते हैं, ताकि हम जब वो 3 साल के बाद हमें एकदम से कंप्यूटर ख़रीदना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम आसानी से वो अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेंस को कवर करने के लिए एक एस्टिमेट होता है प्रोविज़न। रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी, एक ऐसी लाइबिलिटी जो हमें नॉन हो, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। एस्टिमेट है ये, हम इसको करेक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कि आज के 3 साल के बाद उस कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, ये नहीं हमें पता। या उस टाइम पे हो सकता है डिस्काउंट मिले, हो सकता है प्राइस इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, हमें अभी नहीं बता सकते, इसलिए एक हम अमाउंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटिंग एंड इवेंचुअलिटी अराइजिंग आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये नहीं होगा। मीटिंग एंड लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ आर्बिट्रेशंस, मीटिंग एंड लायबिलिटी अमाउंट ऑफ विच कैन बी डिटरमाइंड विद एग्जैक्ट फिगर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी हमारी एग्जैक्ट फिगर में हम बता सकते हैं, तो ये नहीं होगा। एनी लायबिलिटी ऑफ विच अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इन द केस ऑफ डैश either outflow of resources to settle the obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability. Options हैं liability, provision, contingent liability, contingent assets. देखिए contingent liability क्या है। contingent liability is possible obligation arising from past event or may arise in future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more certain future event। मतलब contingent liability जो है वो एक possible obligation है, यानी कि फ्यूचर में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, ये श्योर नहीं है कि होगा ही होगा, हमको पे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जबकि प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न इज़ प्रेजेंट लायबिलिटी। प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न है प्रेजेंट लायबिलिटी, यानी कि ये है अभी हमको पे करना ही करना है, ये तो सर्टेन है। भाई अगर कंप्यूटर हमारे पुराने हो गए तो हमें नए लेने ही पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करानी ही पड़ेगी। लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब इसमें सर्टेनिटी कम है। मान लीजिए आपने कोर्ट केस किया, कोर्ट केस में आप जीत भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो, ये डिपेंड करेगा जब जजमेंट आएगी। तो इसमें हम श्योर नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो बाय चांस हार जाएं, इसलिए हम कंजर्वेटिव का प्रिंसिपल लगाते हुए हम यहाँ पे एक एस्टिमेट बनाएंगे कि भाई ये कंटिजेंट लायबिलिटी हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देंगे। ये बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं होती, नोट्स टू अकाउंट्स में आती है। नोट्स टू अकाउंट्स में हम नीचे लिख देंगे कंटिजेंट लायबिलिटी की अगर हम हार गए तो कितना अमाउंट हमें देना पड़ सकता है, उसका हम एक एस्टिमेट यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। An enterprise should not recognize a contingent liability in balance sheet, however it is required to be disclosed in notes to account। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कंटिजेंट लायबिलिटी कहाँ पे आप शो करते हैं, तो आप उसका करेक्ट आंसर होगा नोट्स टू अकाउंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंटिजेंट लायबिलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, XYZ cinema hall has spent 2,65,000 to construct a gallery. Which type of expenditure it is? Deferred revenue expenditure, partly capital partly revenue expenditure, capital expenditure. देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट्स एंड्योरिंग बेनिफिट एंड हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर अ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट दे। अकाउंटिंग पीरियड जो अभी यूज़ किया जाता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये एक अकाउंटिंग पीरियड अभी टैक्स के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है और अकाउंटिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा यानी कि 1 साल से ज़्यादा जो बेनिफिट दे, 1 साल से ज़्यादा जो हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू द पर्पस ऑफ एन एसेट्स और विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस की एसेट्स की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज करे और वो बेनिफिट काफ़ी लॉन्ग टर्म तक हमें मिले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कार है, कार में हमने इंजन चेंज करा दिया। अब इंजन डेली या हर महीने तो चेंज होता नहीं है, होता है 3-4 साल में। और अगर हमने न्यू इंजन डलवाया है, कार की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। पहला, 1 से ज़्यादा ईयर्स तक बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा, जो उसकी रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए या एफिशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस उसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा जो उसकी कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर जो हमने किया है वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर हमने कार में इंजन डलवाया तो उसी के लिए हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी उसमें है तो आप उसको एसेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में 2,65,000 का इन्होंने गैलरी कंस्ट्रक्ट की है। गैलरी एक सिनेमा हॉल के बाहर बनती है जहाँ आप एंटर करने से पहले जाते हैं, तो वो एक तरीके का इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ क्योंकि ये इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकते हैं। वो 1 से ज़्यादा साल तक इससे इन्हें बेनिफिट होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी है। क्वेश्चन 7, डिस्काउंट विच इज़ बेस्ड ऑन टाइमली पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर इज। देखिए 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वो होता है जो एक सेलर ऑफर करता है टू बायर इन रिटर्न फॉर पेइंग अ बिल बिफोर शेड्यूल डेट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सेलर है, वो कुछ सामान बेच रहा है, बी को उसने बेचा 1100 रुपीज़ का। तो बी उसका रेगुलर कस्टमर है या फिर आप मान सकते हैं तो बी को उसने सामान खरीदने पे 100 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो बी ने जो है 1000 अमाउंट पे करना था। तो बी ने कहा कि मैं ये क्रेडिट पे लूँगा, 1 मंथ के क्रेडिट पे लूँगा। 1100 का था, उसमें 100 रुपीज़ का जो डिस्काउंट दिया गया, ये सेम डे तुरंत दिया गया, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट जो कि रूटीन रिडक्शन है। ए ने फिर बी को ऑफ़र दिया, अगर आप विद इन 10 डेज पेमेंट करते हो तो 10 रुपीज़ ऑफ। ये बी ए ने बी को दिया ताकि बी जल्दी पेमेंट करे। तो यहाँ पे आपने देखा 2 तरह के डिस्काउंट है। एक जो डायरेक्ट लिस्ट प्राइस से लेस किया हमने, जो सेल में आपने देखा होगा कि 100% सेल, 50% सेल, 20% सेल जो रहती है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट है वो पेमेंट कराने के लिए शेड्यूल डेट के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 डे के अंदर जो पेमेंट कराने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट विच इज़ बेस्ड ऑन टाइमली पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन 8, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज शोन इन कंपनी बैलेंस शीट अंडर मेन हेड। इंटरेस्ट अक्रूड ये बैलेंस शीट पे हम कहाँ शो करते हैं? देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इंटरेस्ट अक्रूड क्या होता है। वो इंटरेस्ट जो हमें मिलने वाला था लेकिन अभी तक नहीं मिला, वो होता है अक्रूड इंटरेस्ट। यानी कि ये ड्यू हो चुका है, ये हमें मिलने वाला है लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला है, आगे मिल जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट रेफर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन इंकर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट ऑन अ लोन और अदर फाइनेंस बट हैज़ नॉट येट बीन पेड आउट, विच हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड आएगा। यहाँ पे रिसीव्ड आएगा, विच हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड, जो अभी तक हमें नहीं मिला है। इंटरेस्ट अक्रूड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट पे वो हमारे लिए एसेट्स होता है। ये हम अगर ये देखिए
ये शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें जो एसेट्स हैं ये इंटरेस्ट अक्रूड है, ये करंट एसेट्स में आता है। करंट एसेट्स में इसकी एक कोई अलग से वो नहीं होती, ये अदर करंट एसेट्स में आएगा क्योंकि ये फिक्स फॉर्मेट है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो है बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो अदर एसेट्स में आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, तो यहाँ पे जो आएगा अदर करंट एसेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, द बिजनेस इज लायबल टू द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पर्सन अकॉर्डिंग। जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो अपने प्रोप्राइटर के प्रति देनदारी बनती है, वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनती है? वो बनती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसमें जो ये कहता है कि बिजनेस और उसका प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि द बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनर ट्रांजैक्शन इन हिज पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस हेल्प इन कीपिंग बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर ऑफ द। देखिए जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है वो यही कहता है कि आप और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। आपका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो बिजनेस एक तरीके से लायबिलिटी साइड दिखाता है हमेशा कैपिटल को। जो कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड्स में आती है बैलेंस शीट के, वो इसीलिए आती है क्योंकि वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, फ्यूचर में हमें कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में हमें वो पे करनी पड़ती है। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000, नेट परचेज 70,000, वेजेस 2500, कैरेज इनवर्ड 500, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिए हैं 10,000, इसमें हम प्लस करेंगे 70,000, इसमें हम प्लस करेंगे 2500, और जो कैरेज इनवर्ड होता है वो यानी कि सामान को लाने का भाड़ा, उसमें हम 500 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 1500। तो ये आ जाएगा 10 + 1 80, 80 में से 10 और 15 65, 66, 7, 68,000। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अ रिज़र्व इज़ अ चार्ज अगेंस्ट। एक रिज़र्व जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट, किसके चार्ज अगेंस्ट, यानी कि रिज़र्व वो किस में हम ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट, P&L कॉस्ट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा रिज़र्व क्या होता है। देखिए जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट्स को हम कुछ पार्ट रिटेन कर लेते हैं, वो रिज़र्व कहलाता है। When an enterprise earn a profit during the end of year, certain part of it is retained in the trading concern to meet future exigencies, growth, outlook। जो फ्यूचर में ग्रोथ और आउटलुक के लिए यूज़ करने के लिए जो अमाउंट हम सेपरेट रखते हैं उसको हम रिज़र्व कहते हैं। अमाउंट दैट इज़ केप्ट असाइड इज़ नोन एज रिज़र्व। P&L एप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है वो P&L अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। इसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग डिफरेंट पार्टनर्स। It is a special account that a firm prepare to show the distribution of profit and loss among the partners or partner capital. It is made after making profit and loss account. Overall, the firm use it to show allocation and distribution of net profit among partners. Basically, P&L appreciation account हम P&L account के बाद बनाते हैं। P&L account में जो profit आया उसको हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है। हालांकि ये फाइनेंशियल्स, तो यहाँ पे रिज़र्व जो है वो एक चार्ज अगेंस्ट है P&L एप्रोप्रिएशन के, क्योंकि ये इसमें रिज़र्व जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी हम, क्योंकि हम इसमें रिज़र्व भी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, द कंसेप्ट विच अज्यूम दैट अ बिजनेस विल लास्ट इनडेफिनेटली। एक बिजनेस का कोई एंड नहीं होगा, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, ये कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
Going concern concept of accounting implies that business entity will continue its operation in the future and will not liquidate or forced to discontinue ड्यू टू एनी रीज़न। हम हमेशा ये मान के चलते हैं जो हमारा बिजनेस है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और फ्यूचर में हम इसको बंद नहीं करेंगे और हमारा बिजनेस बढ़ता ही चला जाएगा। अ कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न इफ़ नो एविडेंस इज़ अवेलेबल टू बिलीव दैट it will or will has to cease operation in foreseeable future. An entity prepared financial statement on going concern basis. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, वो गोइंग कंसर्न केस पे ही बेस्ड होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए जो ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो हर ट्रांजेक्शन है उसके दो इफेक्ट होते हैं। ईच ट्रांजेक्शंस मेड बाय अ बिजनेस इम्पैक्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट विच आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब एक ट्रांजेक्शंस, कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके हमेशा दो इम्पैक्ट होंगे, वो हमेशा दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे एक हम अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं। तो हमारी इक्वेशंस होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब जो एसेट्स होते हैं बिजनेस के वो बराबर होते हैं लायबिलिटी और कैपिटल के। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एक साइड लायबिलिटी होती है, एक साइड एसेट्स होते हैं। एसेट्स ये पुराना फॉर्मेट है, टी से फॉर्म है, ये पहले यूज़ होता था, अब शेड्यूल 3 यूज़ होता है। इसमें यहाँ पे कैपिटल होती है प्लस बाकी लायबिलिटी होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एसेट्स होते हैं। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन यहीं पे होती है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो ड्यूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। इंक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अदर एसेट्स। देखिए एक एसेट्स इंक्रीज हुआ, एक एसेट्स डिक्रीज हुआ, ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे है। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए हमने कैश निकाल के बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया तो एक एसेट्स इंक्रीज हो गया, दूसरा एसेट्स कैश जो हमारे पास था वो डिक्रीज हो गया। तो ये ड्यूअल एक्सपेक्ट फॉलो कर रहा है। सेकंड, इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये भी ड्यूअल एक्सपेक्ट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए हमने कोई लोन लिया तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी हमारी, साथ में हमारे पास पैसा आ जाएगा, बैंक में आए या कैश में आए तो एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, डिक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट भी डिक्रीज हो रहा है। देखिए ये जो सिचुएशन है ये होना मुश्किल है। कैश और बैंक एक साथ कम हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। इंक्रीज इन वन एसेट्स, इंक्रीज इन कैपिटल, ठीक है ये भी हो जाएगा क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो गया, क्योंकि ओनर ने कैपिटल इंक्रीज कर दी, वो कैपिटल लेके आया तो हमारे पास कैश बैंक बढ़ गया। लेकिन ये जो सिचुएशन है दोनों एसेट्स एक साथ रिड्यूस हो जाएं, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो फॉलो नहीं करता वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय। देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ICAI से CA जो एक क्वालिफिकेशन होती है वो आप इसी इंस्टीट्यूट से बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज। जो प्रोपराइटर है उसने बिजनेस से कैश निकाला, उससे क्या इफेक्ट होगा आपको ये बताना है। डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। अगर कैश विड्रॉ हो गया तो हमारे पास एसेट्स डिक्रीज हो गया, साथ में जो कैपिटल है वो भी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि वो एक तरीके से ओनर ड्राइंग करेगा। तो डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ओनर कैपिटल, ये पहला ही ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो गया। इंक्रीज इन वन एसेट्स, देखिए कैश विड्रॉ हुआ है तो इंक्रीज तो एसेट्स में हो ही नहीं सकता। इंक्रीज इन वन एसेट्स ये भी ऑप्शन गलत है। इंक्रीज इन एसेट्स, तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया।
क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर करंट लाइबिलिटीज, इनमें से कौन सा आइटम करंट लाइबिलिटीज है? डिवेंचर, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट अक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइए, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें